कभी सोचा है कि हमारे इस ग्रह को असल में चलाता कौन है? इसका जवाब हमारी नज़रों के ठीक सामने है, पौधों की हरी भरी दुनिया में। ये सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है, बल्कि ये वो अनदेखा इंजन है जो हमारे पूरे जीवन को पावर देते हैं। ये बात सुनने में बहुत बड़ी लग सकती है, पर यह 100% सच है। जरा सोचिए, हम जो सांस लेते हैं, जो खाना खाते हैं, वो सब कुछ कहीं ना कहीं पौधों से ही तो जुड़ा है। पौधे ही वो बुनियाद हैं जिस पर धरती का सारा जीवन टिका हुआ है। तो आज के इस सफर में हम 4 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि पौधों को ऊर्जा मिलती कहां से है। फिर हम उनके उन औजारों को देखेंगे जिनसे वो जीते हैं। इसके बाद जानेंगे कि वो अपनी पीढ़ी को आगे कैसे बढ़ाते हैं, और आखिर में उन खतरों को समझेंगे जो उन्हें भी झेलने पड़ते हैं। तो चलिए सीधे इस इंजन के दिल में उतरते हैं। हमारा पहला पड़ाव है वो प्रक्रिया जो इस धरती पर जीवन को मुमकिन बनाती है, प्रकाश संश्लेषण। इसे अगर हम प्रकृति का सबसे बड़ा केमिकल जादू कहें तो गलत नहीं होगा। अगर बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये पौधों का अपना खाना बनाने का तरीका है, और इसके लिए वो सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करते हैं। हर एक पत्ती अपने आप में एक छोटी सी सोलर पावर्ड किचन है, और इसी किचन से दुनिया की लगभग हर फूड चेन की शुरुआत होती है। तो जिंदगी की इस रेसिपी में क्या क्या सामान लगता है, ये इक्वेशन हमें वही बताता है। देखिए, एक तरफ है कच्चा माल, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड, जमीन से पानी और सूरज से रोशनी, और दूसरी तरफ है तैयार माल, ग्लूकोज जो पौधे का खाना है, और हमारे लिए सबसे कीमती चीज ऑक्सीजन। और ये पूरी प्रक्रिया ना बड़ी होशियारी से 2 हिस्सों में होती है। पहले हिस्से में पौधा सूरज की रोशनी को पकड़कर उसे एनर्जी में बदलता है, एक तरह से अपनी बैटरी चार्ज करता है, और इसी प्रोसेस में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। फिर दूसरे हिस्से में पौधा उसी चार्ज की हुई बैटरी का इस्तेमाल करता है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड खींचकर उसे अपने खाने यानी ग्लूकोज में बदलने के लिए। तो इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब है सब कुछ। प्रकाश संश्लेषण हमें वो खाना देता है जो हम खाते हैं, वो हवा देता है जिसमें हम सांस लेते हैं, और तो और ये हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखकर हमारे क्लाइमेट को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। ये सच में जिंदगी का इंजन है। अच्छा, तो ये एनर्जी बनाने की जादुई प्रक्रिया होती कहाँ है? इसके लिए पौधे के पास कौन-कौन से टूल्स हैं? चलिए अब झांकते हैं पौधे के अंदर की दुनिया में और उसके अंगों को समझते हैं। ये सवाल बहुत ही कमाल का है। देखिए, पौधे एक जगह खड़े रहते हैं, पर असल में वो जिंदा रहने के लिए बनी बेहतरीन मशीनें हैं। उनके शरीर का हर एक हिस्सा एक खास काम के लिए डिजाइन किया गया है। इसे ऐसे समझिए कि पौधे के 2 मेन सिस्टम हैं। एक है रूट सिस्टम यानी जड़ें, जो जमीन के नीचे रहकर पौधे को मजबूती से पकड़ती हैं और उसके लिए पानी और न्यूट्रिएंट्स खींचती हैं। और दूसरा है शूट सिस्टम, मतलब जमीन के ऊपर का वो सारा हिस्सा जो हमें दिखता है, तना, पत्तियां और फूल। अब आते हैं पौधे के सबसे खूबसूरत हिस्से पर, फूल पर, जो असल में उसकी अगली पीढ़ी को जन्म देने वाली यूनिट है। यहां हर हिस्से का अपना काम है। सेपल्स यानी हरी पत्तियां कली के बॉडीगार्ड हैं, तो वहीं रंग बिरंगी पंखुड़ियां मधुमक्खियों और तितलियों के लिए एक खूबसूरत विज्ञापन का काम करती हैं। और फिर आते हैं मेन एक्टर्स, स्टेमेन और पिस्टल, यानी नर और मादा भाग, जो मिलकर एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। फूलों की यही खूबसूरत बनावट हमें सीधे हमारे अगले पड़ाव पर ले आती है, रिप्रोडक्शन। आखिर ये पौधे अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए क्या-क्या कमाल के तरीके अपनाते हैं? चलिए पता करते हैं। पौधों के पास अगली पीढ़ी बनाने के 2 मुख्य रास्ते हैं। पहला है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसे आप एक तरह की फोटोकॉपी समझ सकते हैं। इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट होता है और बच्चा हूबहू उसकी कॉपी होता है। वहीं दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां 2 पेरेंट्स मिलकर एक नई और अनोखी संतान बनाते हैं, जिसमें दोनों की खूबियां मिली होती हैं। फूलों वाले पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक सफर जैसा है। इसकी शुरुआत होती है पॉलिनेशन से, जब पराग हवा या कीड़ों के जरिए एक फूल से दूसरे तक पहुंचता है। इसके बाद होता है फर्टिलाइजेशन, जहां नर और मादा सेल्स का मिलन होता है, और इस सफर का अंत होता है बीज और फल बनने से, जो अगली पीढ़ी के लिए सुरक्षा कवच और खाने का इंतजाम है। और यहीं पर फूलों वाले पौधे एक बहुत ही खास चीज करते हैं जिसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये प्रकृति की इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है।
सोचिए, एक ही वक्त पर दो काम होते हैं। एक फर्टिलाइजेशन से बनता है नन्हा पौधा यानी भ्रूण, और ठीक उसी समय दूसरे फर्टिलाइजेशन से उस नन्हे पौधे के लिए एक लंच बॉक्स तैयार होता है, जो उसे बढ़ने के लिए शुरुआती पोषण देता है ना? कमाल की व्यवस्था। पौधे जिंदगी को बनाने और बढ़ाने में तो माहिर हैं, पर वो भी हमेशा सुरक्षित नहीं होते। तो अब हमारे इस सफर के आखिरी हिस्से में हम उन खतरों पर नजर डालेंगे जो इस अनदेखे इंजन को बीमार कर सकते हैं या रोक सकते हैं। पौधों की बीमारियां आमतौर पर दो वजहों से होती हैं। पहली वजह है पैथोजेंस, मतलब छोटे छोटे दुश्मन जैसे फंगस, बैक्टीरिया और वायरस। और दूसरी वजह है हमारा पर्यावरण। जब पौधों को सही मात्रा में खाना, पानी या साफ माहौल नहीं मिलता तो वो भी बीमार पड़ जाते हैं। और ये बीमारियां सिर्फ पौधों के लिए नहीं, हमारे लिए भी एक बड़ा खतरा है। जैसे रस्ट नाम की फंगस हमारे गेहूं की फसल को तबाह कर सकती है। ब्लाइट नाम की बीमारी आलू और टमाटर पर हमला करती है। ये सिर्फ बीमारियों के नाम नहीं हैं, बल्कि ये हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए सीधी चुनौतियां हैं। तो इन बीमारियों से लड़ा कैसे जाता है? इसके लिए किसान और वैज्ञानिक कई स्मार्ट तरीके अपनाते हैं। वो ऐसी किस्मों को चुनते हैं जिनमें बीमारियों से लड़ने की ताकत पहले से हो। वो क्रॉप रोटेशन अपनाते हैं, यानी हर साल अलग अलग फसल उगाते हैं ताकि कोई एक बीमारी जमीन में अपना घर न बना ले। ये सब पौधों को स्वस्थ रखने के बहुत जरूरी तरीके हैं। और आखिर में हम इस एक सवाल पर आकर रुकते हैं। अगर पौधे हमारी दुनिया की बुनियाद हैं, तो उनकी सेहत हमारी सेहत के बारे में क्या बताती है? पौधों का स्वास्थ्य सिर्फ खेती का मुद्दा नहीं है। ये हमारे अपने स्वास्थ्य और हमारे ग्रह के स्वास्थ्य का एक आईना है। जब हमारे पौधे बीमार पड़ते हैं तो ये एक चेतावनी है कि शायद पूरा सिस्टम ही कहीं ना कहीं संतुलन खो रहा है।